500 करोड़ देकर एक नेता को खरीदा जा रहा है और एमपी बना के उसको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करो, यहाँ हर चीज़ आपको प्राइवेट मिलेगी। जब प्राइवेट ही होना तो हमें टैक्स क्यों देना है? मेरी मर्जी होगी मैं टैक्स दूं या नहीं दूं। 10,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 500 रुपया महीने का बचाता था। आज 30,000 रुपया कमाने वाला आदमी कम से कम 20,000 रुपए के कर्जे में हर महीने आता है। देश के लोगों को 2024 में मोदी जी को लाना चाहिए, इसलिए लाना चाहिए कि देश के अंदर विकास कार्य हो रहे हैं। वोट बैंक के लिए मैं मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि अपनी दूरियों को कम करिए, कुर्बत बढ़ाइए। अगर देश के अंदर विकास हिंदू भाइयों का हुआ है, अगर हिंदू भाइयों का विकास हुआ है तो मुसलमान भी पीछे नहीं है। लेकिन मुसलमान तो दोयम दर्जे का नागरिक हो गया राहुल गांधी के अनुसार। इस राहुल संविधान ये राहुल गांधी कंडम करने के लायक है। मैं आपसे कह रहा हूँ 60 साल उस राजकुमार को मिले, उनके परिवार को, और 15 साल से ये एमपी है। क्या आप उनका जो है वो आचरण देखेंगे? कैसा आचरण है? जब वो बात करते हैं तो आस्तीन ऊपर खींच लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें कोई संस्कार ही नहीं दिए। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन अब बहुत आश्वस्त नजर आ रहा है। वो बार बार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। लालू यादव अटपटे बयान दे रहे हैं, उनके बयानों की भले ही आलोचना हो रही हो, लेकिन एक पक्ष उसे बड़ी मजबूती से दिखा रहा है। चाहे वो लालू यादव का बयान हो कि प्रधानमंत्री आवास में शादीशुदा व्यक्ति को रहना चाहिए, या फिर अगली बार प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा नहीं फहराएंगे, और आज उनका विवादित बयान कि गर्दन पर चढ़ने, यानी कि नरेंद्र मोदी की गर्दन पर चढ़ने आ रहे हैं। तो ये उनका विश्वास है, आत्मविश्वास है या घमंड है? और देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का उपयोग करना क्या सही है या गलत है? इसके बारे में अपनी राय रखेंगे मौलाना शुएब कासमी साहब, मुफ्ती शमूम कासमी साहब। कासमी साहब, ये बताइए मुझे कि इस तरीके के बयानों को किस तरीके से देखते हैं आगामी चुनाव की दृष्टि से आप? ये कहना चाहूँगा समूचे विपक्ष से कि आप मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें और फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। आज देश में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो हैं इतना बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं कि उन्हें यही पता नहीं है कि तुम किस कंट्री में है, तुम्हारी संस्कृति क्या है, तुम्हारी तहजीब क्या है, तुम्हारी, यानी ये ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों की जो तरबियत है, यानी जो इनका लालन पालन हुआ है, वो किसी अच्छी जगह पे नहीं हुआ है। आज ये कहना नरेंद्र मोदी जी के लिए कि हम आपके गर्दन पे पैर रख करके चलेंगे, हम आपको ये कर देंगे, आप 2024 में आप जो है वो झंडा नहीं फहरा पाएंगे। अरे आप कौन होते हैं? अगर देश की जनता चाहेगी वही इस देश का कर्णधार होगा, वही इस देश का प्रधानमंत्री होगा। और देश की जनता ये बखूबी जानती है कि हमारे कल्याण का काम कौन कर रहा है। मैं आज देश के लोगों से और ख़ास तौर से मैं मुस्लिम समुदाय से बात कहना चाहता हूं कि आपको याद रखिए कि 60 सालों के अंदर आपको सिर्फ हाशिए पर लगाया गया, चाहे वो समाजवादी की सरकारें रही हों, चाहे वो नॉन बीजेपी सरकारों ने आपको कुछ नहीं दिया, सिर्फ इमोशनल किया। आपको भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से आपसे दूरी बनवाई, और वो लोग जो आपको आरएसएस के बारे में बताते हैं, भ्रमित करते हैं, उन्होंने भ्रम पैदा किया। अरे भाई, हम ये पूछना चाहते हैं कि आज़ाद देश के अंदर आप और हम साथ चले हैं। अगर आप पीछे रह गए तो आपके अंदर कोई कमियां होंगी, उन कमियों को सुधारिए, अपने आप को अच्छी जगह पर लाइए, अपने आप एजुकेशन से अपने आप को जोड़ना चाहिए, ना कि आप दूसरे की लकीर को छोटी करके अपनी बड़ी करना चाहिए। साहब, एक सवाल मैं इसी पे लूँगा। आपने देखा होगा बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था तृप्ता त्यागी जी का, उसको लेकर उनके परिवारजनों का तो कुछ और कहना है, लेकिन एक पूरी लॉबी ये कह रही है कि संघ ने, बीजेपी ने, गोदी मीडिया ने जो जहर फैलाया वो आज स्कूलों तक पहुंच गया है। और इसी में चूंकि यूपी की बात कर रहे हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान है कि हिंदू धर्म नहीं है, ढोंग है। इस पे आप क्या सोचते हैं? क्या चुनाव के लिए इस तरीके की बयानबाजियां और इस तरीके के इंसिडेंट का इस्तेमाल शुरू हुआ है? नहीं, देखिए, मैं जो मैडम त्यागी का जिक्र आया है उस स्कूल का, मैंने उसी दिन मैंने मुजफ्फरनगर के पत्रकारों से, मेरे एक परिचित पत्रकार हैं, उनसे मैंने पूछा। उन्होंने उनके गार्जियन की वो एप्लीकेशन जो उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, उसकी कॉपी भी भेजी। उन्होंने क्लियर ये बात कही कि इसका कोई ताल्लुक ना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से है, कोई भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर जगह आप विक्टिम कार्ड मत खेलिए, आप आरएसएस और बीजेपी को मोरिद इल्ज़ाम मत ठहराइए। अगर कोई गलत काम करता है वो उसकी गलती है और उसने माना भी है। प्रथम उसमें
उस लेडी ने कहा कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो शर्मिंदा हुई। वो अलग बात है कि बात के स्टेटमेंट क्या है, उससे मुझे बहस नहीं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय से कि आप बहुत ही बारीकी के साथ मसाइल को समझिए। उस लेडी का ताल्लुक़ कतई तौर से ना आरएसएस से है, ना भारतीय जनता पार्टी से है। वो एक स्कूल चला रही है, उसका अपना बिजनेस था, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये अलहदा मसला है। मगर आप जो है अपने आप को संभालिए, अपनी दूरियों को कम करने का ये समय है। क्या समय है कि हमें 60 साल के अंदर या उसके अलावा जितनी भी पार्टियां हुई हैं उन्होंने कुछ नहीं दिया। आज कम से कम ये कह सकते हैं कि देश में विकास हो रहा है, देश दंगा मुक्त है। और दंगा मुक्त होने का कारण ये है कि हिंदू या मुसलमान दोनों बहुत ही शांति के साथ अपने वो विकास की तरफ अग्रसर हैं और देश के अंदर विकास कार्य बढ़ रहे हैं। और जो ये सांप्रदायिकता जो आपको नज़र आ रही है, अरे अब हम चांद पे पहुंच गए हैं। आप सोचिए तो सही कि चांद पे पहुंचने वाला आदमी कभी जो है छोटी मोटी चीज़ों में नहीं उलझेगा। उसी चांद पे पहुंचना चाहिए। उसी चांद पर पहुंचने के दौरान मुफ्ती साहब हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे तो लोगों ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री को फुटेज खाने की आदत हो गई है, उनको हमेशा जो है अपना चेहरा चमकाना, इस पे क्या कहेंगे? यार एक बात तो बताओ आप, ये प्रधानमंत्री को चेहरा चमकाना चाहिए। देश के लोग तभी तो जानेंगे कि कौन है हमारा नेता। अरे मैं एक बात ये कह सकता हूँ, और मैं आपको एक बात ये कह रहा हूँ, मैं चापलूसी का आदी नहीं हूँ। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को अगर भ्रमित ना किया जाता तो यकीनी तौर से आज भी अगर आप सर्वे कराएंगे तो चंद लोग जो बोलते हैं उन्हें पता ही नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। ये किसी राजघराने से नहीं आया, और पूरे आरएसएस की बैकग्राउंड जो है वो राजघराने की नहीं है, साधारण लोग हैं। और साधारण लोग, एक मिनट जरा, आप अपनी बात कर रहे हो, आप बोल लीजिएगा, मैं जरा डिबेट नहीं हो रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप इसका जवाब दे दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में आरएसएस एक संगठन है। जब मैं अन्ना मूवमेंट के अंदर था, जब मैंने छोड़ा तो अखबार ने लिखा कि क्या मैं आरएसएस का प्रति, तो मैंने उस वक्त ये कहा कि आरएसएस इस राष्ट्र का एक राष्ट्रवादी संगठन है। और मैं तथ्यों के साथ ये कह रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं इस देश में। राहुल गांधी कह रहे हैं, मौर्य, सोम प्रसाद मौर्य का आपने जिक्र किया, राहुल गांधी जी का जिक्र किया। मैं ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और आज जो है वोट बैंक के लिए मैं मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि अपनी दूरियों को कम करिए, कुर्बत बढ़ाइए। अगर देश के अंदर विकास हिंदू भाइयों का हुआ है, अगर हिंदू भाइयों का विकास हुआ है तो मुसलमान भी पीछे नहीं है। लेकिन मुसलमान तो दोयम दर्जे का नागरिक हो गया राहुल गांधी के अनुसार। इस राहुल संविधान ये सब राहुल गांधी कंडम करने के लायक है। मैं आपसे कह रहा हूँ 60 साल उस राजकुमार को मिले, उनके परिवार को, और 15 साल से ये एमपी हैं। क्या आप उनका जो है वो आचरण देखेंगे? कैसा आचरण है? जब वो बात करते हैं तो आस्तीन ऊपर खींच लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें कोई संस्कार ही नहीं दिए। इसलिए राहुल गांधी जी को मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी इस देश का अच्छा वो नहीं है। उन्हें अच्छा होना चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए। वही जब मुसलमानों को मैं कहना चाहूंगा, अगर बात कहूंगा तो बहुत दूर तक चली जाएगी। 60 साल के अंदर उन्हें राज करने का मौका मिला। आप बताइए, देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, जितने दंगे हुए हैं उतने शहर नहीं है दिल्ली के, अपने देश के अंदर कोई शहर बचा हुआ नहीं है। और अगर वो ये कहते हैं कि आरएसएस ने कराया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ईदगाह के अंदर, मुरादाबाद के 80 के अंदर जब वहां दंगा हुआ, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त गोली का ऑर्डर देने वाला क्या वो अधिकारी आरएसएस का था, बीजेपी का था या कांग्रेस का था? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इस देश के अंदर ऐसी दूरियां पैदा की, डिवाइड एंड रोल जो शुरू किया है वो ये कांग्रेस ने शुरू किया है। उसके बाद इन छोटे छोटे दलों ने किया है। तो इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहा है। मुफ्ती साहब, एक और सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी लेह लद्दाख जाते हैं और वो कहते हैं मोदी तो 2019 में हार गए होते अगर उन्होंने जुडिशरी, सीबीआई, ईडी और यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन का भी इस्तेमाल खुद चुनाव जीतने के लिए नहीं किया होता। तो ये तो तानाशाही की बात आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तो फिर बताइए कर्नाटक में कैसे जीत गए आप, राजस्थान में कैसे जीत गए आप? ये तो दरअसल वो है कि देनी पड़े बुनाई तो घटा बताएं सूद। बाप मैं पूछना चाहता हूं कि देश के लोगों ने कल कांग्रेस को वोट देते थे, आज ही वही देश के लोग अच्छाइयों को देखते हुए भाजपा को वोट दे रहे हैं। अगर आपके पास जब वोट ही नहीं है, वोटर ही नहीं है, तो कहां से आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि साहब वो 2019 में हार जाते हैं और वो 2024 में नहीं जीतेंगे? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में देश के लोगों को
देश के लोगों को 2024 में मोदी जी को लाना चाहिए। इसलिए लाना चाहिए कि देश के अंदर विकास कार्य हो रहे हैं। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो कोई अरे भाई बताइए, आप यहां से जब जाते थे, कहां से आते हैं आप बताइए? 1 घंटे का सफर आधे घंटे में हो रहा है। और कौन कह रहा है? भाई मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, आप अपनी बात करिए। कि भ्रम पैदा करने वालों से मुसलमानों को दूर रहना चाहिए। अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाओ और मेहनत करो, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। आप ये संविधान जब तक है बराबरी की बात करता है, आपका और मेरा अधिकार बराबर है, हमारे वोट बराबर है। इस देश के अंदर जब तक ये संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ, उसमें हमें बराबरी दे। छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए। इंडिया का जो मुंबई में अधिवेशन हो रहा है और इंडिया की जो बैठकें हो रही हैं, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई बौखलाहट आई है? नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे गिरे? नरेंद्र मोदी जी को बौखलाने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी जी की बैकग्राउंड किसी राजघराने की नहीं है। उनके घर के अंदर तो कोई बड़ा अफसर भी पैदा नहीं हुआ, कोई नेता भी पैदा नहीं हुआ। अरे मैं ये कह सकता हूं कि ज़माने खल्को नक्कारा खुदा समझो, कि वो ऊपर वाला ये कहता है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। आप बताइए कि उस आदमी के पास क्या था। और मैं पूरे आरएसएस की बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान के लोगों से, भारत के लोगों से कहना चाहता हूं, सब साधारण लोग हैं। एक की भी बैकग्राउंड जो है वो किसी ऐसे आदमी की बैकग्राउंड नहीं है, ऐसी बैकग्राउंड नहीं है जो राजघरानों से आए हों। इसलिए देश के लोगों को भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। थैंक यू। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाह? हाँ देखिए ऐसा है, अरे भाई साहब मेरी बात, वो आपसे बहस अरे एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। वो आपसे बहस करने के लिए यहाँ नहीं आए थे, मेरी बात सुन। अरे ये तरीका अच्छा नहीं है। आप अपनी बात बोलिए। मैंने इनसे, जब ये भाई साहब आए, मैंने बोला उनको खत्म करने दीजिए, मैं कहीं जा नहीं रहा। लेकिन जब अरे भाई साहब वहां पे उनकी आप बोलिए। देखिए ऐसा है, आज की तारीख के अंदर मैं युवा हूं, और युवा होने के कारण मैं अपनी सारी परेशानियां भी देख रहा हूं, महंगाई भी देख रहा हूं, अपने माता पिता को देख रहा हूं, अपने घर को देख रहा हूं, अपने बच्चों को देख रहा हूं। सारी चीज़ें देखते हुए अगर मैं अपने पिताजी को देखूं तो 2014 से पहले तक वो बहुत अच्छा भ्रमण कर रहे थे। 10,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 500 रुपया महीने का बचाता था। आज 30,000 रुपया कमाने वाला आदमी कम से कम 20,000 रुपये के कर्जे में हर महीने आता है। इस टाइम चरमों पर है। मुद्दा सिर्फ हिंदू मुस्लिम है। और मैं आपको बता दूं, मोदी जी जो बात करते हैं हिंदू को जोड़ने की, ये कहते हैं हिंदू जुड़ जाए, सारे SC ST को घर में अपने बुलाकर एक बार खाना खिलाएं। उनके घर में नई नई थालियों में खाना खाने से कुछ नहीं होगा, अपने घर में बुलाएं। नरेंद्र मोदी गए थे क्या खाना खाने? नेता अमित शाह गए थे। अमित शाह ने नई थाली के अंदर एक SC ST के घर के अंदर अपने खाना खाया। अपने घर में दम है तो अपने घर में बुलाए और उसके बर्तन धो के दिखाए, तब बात करेंगे हिंदू एक होने की। हिंदू एक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिवाइड रूल करा हुआ है। दूसरी बात, अब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा, आप बताइए, हमारा अगर प्रधानमंत्री एक पढ़ा लिखा नहीं आदमी है, उसकी डिग्री पे इतनी डिबेट हो रही है, जो आदमी अपनी डिग्री नहीं दिखा सकता, उस आदमी से आप बात कर रहे हैं कि आप अपनी डिग्री दिखाइए। लोग चैलेंज कर रहे हैं डिग्री। गुजरात यूनिवर्सिटी ने तो बोल दिया ना, आके डिग्री देख लीजिए। क्यों भाई, प्रधानमंत्री का यही काम रह गया है? अच्छा, प्रधानमंत्री का काम तोड़ने का काम अलग है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी की सदस्यता क्यों खत्म करी? उसके अलावा MP इस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज चल रही है देश में, करप्शन करो और नेता खरीदो और अपनी सरकार बना लो। पहले आप भी लेंगे क्या? हैं? 500 करोड़ खरीद के 500 करोड़ देकर एक नेता को खरीदा जा रहा है और MP बना के उसको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करो, यहाँ हर चीज़ आपको प्राइवेट मिलेगी। जब प्राइवेट ही होना तो हमें टैक्स क्यों देना है? मेरी मर्जी होगी मैं टैक्स दूं या नहीं दूं। सरकार को मैं टैक्स दूं या नहीं दूं।